हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो बेटा। तो अब हम यूनिट 4 का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, इसकी स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस की फॉर्म में है, और इसके अलावा यूनिट्स एंड स्पेस क्या है, इनका क्या डिफरेंस है, इन सभी बातों को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एग्जिस्टेंस क्या है, अस्तित्व क्या है ना। तो एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब वॉट एवर एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस का अर्थ है कि वॉट एवर एग्जिस्ट, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज एग्जिस्टेंस। अब सवाल उठता है कि हमारी सराउंडिंग में क्या एग्जिस्ट करता है। तो जब हम इस अस्तित्व की अनफोल्डिंग करते हैं और इसको डीपली समझने जाते हैं तो पता चलता है कि इस एग्जिस्टेंस में दो ही रियलिटीज हैं जो हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो दो ही वास्तविकताएं हैं, जिसमें पहली वास्तविकता तो है यूनिट्स अर्थात इकाइयां, और जो सेकंड रियलिटी है, जो दूसरी वास्तविकता है, वो है स्पेस। स्पेस का अर्थ होता है शून्य या व्यापक, या कह सकते हैं एम्प्टीनेस, या कह सकते हैं एम्प्टी स्पेस। ठीक है बेटा, बिटवीन एवरी टू यूनिट्स देयर इज स्पेस। द यूनिट्स एग्जिस्ट इन स्पेस। तो यूनिट्स का एग्जिस्ट करती हैं, स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। किन्हीं दो इकाइयों के बीच में क्या है, स्पेस है, एक एम्प्टीनेस है ना, या एक एम्प्टी स्पेस है, इसी को शून्य कहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि इस अस्तित्व में दो ही वास्तविकताएं हैं, यूनिट्स एंड स्पेस। ठीक है बेटा, एंड ऑल द यूनिट्स एग्जिस्ट इन स्पेस, ऑल द यूनिट्स टुगेदर एग्जिस्ट इन स्पेस। जितनी भी इकाइयां हैं वो स्पेस में हैं, वो स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। और जब इकाइयां स्पेस के साथ एग्जिस्ट करती हैं या स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं तो इसी को बोला है को एग्जिस्टेंस अर्थात सह अस्तित्व। कहने का अर्थ है कि ऑल द यूनिट्स एग्जिस्ट टुगेदर विद स्पेस, या ऑल द यूनिट्स एग्जिस्ट इन स्पेस। जब इस बात को और एटोमाइज्ड वे में देखते हैं और डीप वे में देखते हैं तो पता चलता है कि ऑल द यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। सबमर्ज का मतलब संपृक्त हैं, इकाइयां स्पेस में संपृक्त हैं। जब सबमर्जेंस को भी और डीपली देखने जाते हैं तो पता चलता है कि जितनी भी इकाइयां हैं वो स्पेस में डूबी हुई हैं, वो स्पेस में घिरी हुई हैं, और वो स्पेस में भीगी हुई हैं। तो इकाइयां स्पेस में डूबी हुई हैं, इकाइयां स्पेस में घिरी हुई हैं, और इकाइयां जो हैं स्पेस में भीगी हुई हैं। इस बात को कहने का अर्थ क्या है कि इकाइयां स्पेस में डूबी हुई हैं, कि जो इकाइयां हैं उनके ऊपर भी स्पेस, उनके नीचे भी स्पेस। कोई भी यूनिट है उसके ऊपर भी स्पेस है अर्थात शून्य है, और उसके नीचे भी स्पेस है। जब हम कहते हैं कि इकाइयां स्पेस में घिरी हुई हैं अर्थात उसके चारों तरफ स्पेस, कोई भी यूनिट है उसके चारों तरफ स्पेस है। ठीक है बेटा, और जब हम कहते हैं कि इकाइयां स्पेस में भीगी हुई हैं तो इस बात को कहने का अर्थ है कि जो यूनिट्स हैं उनके अंदर बाहर स्पेस। तो अंदर बाहर का अर्थ है कि जो स्पेस है वो इकाई के अंदर भी है बाहर भी है। कुल मिला के कह रहे हैं कि कण कण में स्पेस है। कण कण का मतलब है कि वो इकाई उस इकाई का है ना, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जैसे मान लिया कोई पदार्थ है, एक यूनिट है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है। तो उस एटम के अंदर भी स्पेस है, और इसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, उनका स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसका अर्थ है कि इकाई के अंदर जो है, एटम के अंदर जो है स्पेस है, और एटम के बाहर भी स्पेस है। तो अंदर भी स्पेस बाहर भी स्पेस, इसी को कहा भीगना। तो हर इकाई जो है स्पेस में भीगी हुई है। तो जब इस तरीके से हर इकाई स्पेस में डूबी हुई है, हर इकाई स्पेस में घिरी हुई है, और हर इकाई स्पेस में भीगी हुई है ना, तो इसी को बोलते हैं कि यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। जो यूनिट्स हैं वो स्पेस में सबमर्ज्ड हैं। ऑल द यूनिट्स एग्जिस्ट टुगेदर विद स्पेस एंड ऑल द यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस, इसलिए इसी को कहा है कोएग्जिस्टेंस। दिस इज व्हाट वी से कोएग्जिस्टेंस। तो कुल मिला के कोएग्जिस्टेंस मींस कि ऑल द यूनिट्स एग्जिस्ट टुगेदर विद स्पेस एंड ऑल द यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। दिस इज व्हाट वी से कोएग्जिस्टेंस। तो हम कुल मिला के अब ये बात हम समझ पाते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस, कि जो अस्तित्व है वो सह अस्तित्व के रूप में। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वॉट एवर एग्जिस्ट, है ना। तो जैसे हमने अभी बताया क्या एग्जिस्ट करता है, तो भाई यूनिट्स है और स्पेस है अर्थात इकाइयां हैं और शून्य है, और इकाइयां शून्य में संपृक्त है।
संपृक्त का अर्थ है समवर्ज है, ठीक है। अब इन्हीं इकाइयों के कलेक्शन से, इन्हीं इकाइयों के मिलने से क्या बनती है, प्रकृति बनी है, नेचर बनी है। तो इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू नेचर सबमर्ज्ड इन स्पेस। अब बेटा इस आप टेबल को देखो, इस डायग्राम को देखो, है ना, और यहाँ जो है यूनिट्स और स्पेस को हम, उनमें क्या डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट यहाँ है कि यूनिट्स आर लिमिटेड। अगर हम साइज की बात करते हैं तो यूनिट्स आर लिमिटेड इन साइज। कोई भी यूनिट है उसका जो साइज है वो लिमिटेड है ना, उसके साइज की एक रेंज है कि भाई यूनिट्स यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई, है ना। कोई एटम है उसका भी साइज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। एक पेड़ है उसका भी साइज क्या है, लिमिटेड है। हम अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर एक यूनिट है और हमारे शरीर का साइज भी क्या है, एक उसकी लिमिट है, एक रेंज है। ऐसा नहीं कि हमारा फैलाव इतना है कि हम कई किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, ऐसा नहीं। एक कुर्सी रखी हुई है घर में आपके, तो उसकी एक रेंज है, एक शुरुआत है और एक एंड पॉइंट भी है। अगर हम ध्यान से देखें तो कुर्सी का साइज क्या है, लिमिटेड है। एक लिमिटेड स्पेस में वो जो है कुर्सी हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि कुर्सी फैली हुई है, कई किलोमीटर में कुर्सी फैली हुई है, ऐसा नहीं है ना। तो यूनिट्स जो है उनका साइज क्या है बेटा, लिमिटेड है। ऐसा क्यों है, बिकॉज यूनिट्स हैव ए बिगिनिंग एंड एन एंड पॉइंट। तो कोई भी यूनिट्स है उसका शुरुआती पॉइंट होता है और एक लास्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, ये उसकी रेंज होती है। तो हर यूनिट की एक बाउंड्री होती है, इसलिए उसका साइज क्या है, लिमिटेड है। तो ये जैसे किताब की बात करते हैं तो किताब की एक बाउंड्री है, उसकी एक रेंज है, उसका एक शुरुआती पॉइंट है, उसका एक एंड पॉइंट है। उस पॉइंट के बाद बुक नहीं है, तो उस पॉइंट के बाद या तो कोई दूसरी यूनिट होगी या फिर स्पेस है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये है, तो कोई भी यूनिट है उसका साइज क्या है, लिमिटेड है। अब देखते हैं बेटा स्पेस को। तो जब स्पेस को देखते हैं तो स्पेस इज अनलिमिटेड, स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं है। स्पेस क्या है बेटा, अनलिमिटेड है, ठीक है। ये बाउंड्री लेस है, ना तो स्पेस का कोई स्टार्ट पॉइंट है और ना ही स्पेस का कोई एंड पॉइंट है। तो जो शून्य है ये जो है अनलिमिटेड इन साइज, इसलिए बोलते हैं कि इट इज ऑल परवेडिंग, ये सर्वव्यापक है, हर जगह है। तो जो चीज हर जगह है ना, उसको हम साइज में लिमिट नहीं कर सकते। मेरी बात समझिए ना। तो ये सर्वव्यापक है, स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑल परवेडिंग है। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं बेटा। जो भी यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, दे आर एक्टिव, वो क्रियाशील हैं। जबकि स्पेस को देखते हैं तो स्पेस इज नो एक्टिविटी, स्पेस में कोई क्रिया नहीं हो रही है ना। स्पेस जो है क्रिया शून्य है, इसलिए इसका नाम शून्य पड़ा हुआ है। स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं है। अब इस बात को समझते हैं। जैसे यूनिट्स को देखते हैं तो यूनिट्स अपने आप में क्या क्रियाशील है ना। तो जो इस अस्तित्व में जो भी कोई चीज एक्टिव दिखाई पड़ती है वो यूनिट है ना। तो एक्टिविटी होना ही यूनिट की क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। एक्टिविटी होना, क्रियाशीलता अगर किसी चीज में है तो वो इंडिकेट करते हैं कि वो यूनिट है। तो यूनिट का गुण ही क्या है, क्रियाशीलता है। तो जितनी भी यूनिट्स हैं इस अस्तित्व में सब क्रियाशील है, सब एक्टिव है। तो ईच यूनिट इन दिस एग्जिस्टेंस इज एक्टिव, या कह सकते हैं कि ईच यूनिट ऑफ ऑल फोर ऑर्डर्स इज एक्टिव, ठीक है। अब वो यूनिट चाहे मैटेरियल यूनिट हो, जड़ इकाई हो, या फिर कॉन्शियस यूनिट हो अर्थात सेल्फ हो, हर इकाई अपने आप में एक्टिव है, क्रियाशील है। क्रियाशील होना उसका गुण है। इसलिए जब भी हम किसी यूनिट को समझने जाते हैं तो उसको हम एक क्रिया के रूप में देखते हैं, एक एक्टिविटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि हर इकाई में कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही है, हर इकाई अपने आप में क्रियाशील है, ठीक है। जैसे हम मैटेरियल यूनिट्स को देखते हैं, वो कैसे क्रियाशील है, तो ध्यान से समझे। तो जो मैटेरियल यूनिट्स हैं, जड़ इकाइयां हैं, उनमें क्या हो रहा है, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट, ये सब क्रियाएं किस में हो रही हैं, मैटेरियल यूनिट्स में हो रही है, ठीक है। अब देखो जो कॉन्शियस यूनिट है अर्थात सेल्फ है, उसको देखते हैं तो उसमें डिजायरिंग है ना, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, एज्यूमिंग, नोइंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट एटसेट्रा। तो ऑल दिस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन कॉन्शियस यूनिट, वो सेल्फ में चल रहा है ना। तो इसलिए जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे वो मैटेरियल यूनिट हो या कॉन्शियस यूनिट हो, अपने आप में क्या है, एक्टिव है, क्रियाशील है। दूसरी तरफ देखते हैं स्पेस, क्योंकि स्पेस जो है इट इज नॉट ए यूनिट, स्पेस यूनिट नहीं है ना। स्पेस कैन नॉट बी यूनिट एंड यूनिट कैन नॉट बी स्पेस। तो स्पेस जो है वो यूनिट नहीं है, इसलिए उसमें क्रिया नहीं है, इसलिए स्पेस क्या है, क्रिया शून्य है, इसलिए नाम पड़ा हुआ है शून्य। तो इसलिए हम स्पेस को शून्य बोलते हैं। शून्य क्यों बोलते हैं,
बिकॉज इट इज क्रिया शून्य। ये बात समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, द यूनिट्स आर एनर्जाइज्ड। इकाइयां जो है वो एनर्जाइज्ड है, जबकि स्पेस क्या है? स्पेस इज एनर्जी इन इक्विलिब्रियम, अर्थात स्पेस एक साम्य ऊर्जा है, एक कांस्टेंट एनर्जी है। अब इस बात को समझ लेते हैं। तो जैसे यूनिट्स क्या है? वो एनर्जाइज्ड है। तो ऑल द यूनिट्स आर एनर्जाइज्ड इन कोएग्जिस्टेंस विद स्पेस। अब एनर्जाइज्ड क्यों है उस बात को समझते हैं। देखो, एनीथिंग दैट इज अ यूनिट हैज एन एक्टिविटी, और एनीथिंग दैट हैज एन एक्टिविटी इज एनर्जाइज्ड। तो यूनिट्स एनर्जाइज्ड हैं, है ना, ऊर्जित हैं, तभी तो उनमें क्रियाशीलता देखने को मिलती है, तभी तो वो एक्टिव है। क्योंकि यूनिट्स क्या है? एनर्जाइज्ड हैं, वो ऊर्जित हैं, उनमें ऊर्जा घटना बढ़ना लगा रहता है, तभी तो हमें वो एक्टिव दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि यूनिट्स क्रियाशील हैं, या उनका क्रियाशील होना इंडिकेट करता है कि यूनिट्स एनर्जाइज है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे कि यूनिट एनर्जाइज है? तो चूंकि वो एनर्जाइज है इसलिए उनमें क्रियाशीलता हो रही है, इसी की वजह से। तो एक्टिविटी के फॉर्म में देखेंगे। जैसे हम पदार्थ को देखते हैं, तो पदार्थ में कंपोजिशन हो रहा है, पदार्थ में डीकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? तो वो इंडिकेट करता है कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही हैं और वो एनर्जाइज है। एनर्जाइज होने की वजह से ही हमें पदार्थ में ये कंपोजिशन डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अब हम किसी इकाई को, जो सबसे छोटी इकाई है उसको देखते हैं, एटम को देखते हैं। तो एटम एक यूनिट है और एटम अपने आप में एनर्जाइज है। जो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को आप देखो तो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। जो एटम के अंदर कक्षाएं हैं, है ना, उनमें जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बात समझ रहे हैं? तो घूम रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज है। और इलेक्ट्रॉन किसका फंडामेंटल पार्टिकल्स है? एटम का। इसका मतलब एटम एनर्जाइज है। कैसे एनर्जाइज है? स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में वो जो एटम है या जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल वो एनर्जाइज है, और एटम के मिलने से ही फिर बाकी यूनिट्स बनी है। बात समझ रहे हैं? इसलिए वो भी सब क्या है? एनर्जाइज है। और चूंकि यूनिट्स एनर्जाइज हैं इसलिए फिर हमें वो यूनिट्स एक्टिव दिखाई पड़ती है, उनमें क्रियाशीलता देखने को मिलती है। फिर भले ही वो यूनिट मूविंग हो या स्टेशनरी हो, यूनिट्स हमें एक्टिव दिखाई पड़ती है। तो यूनिट्स की जब एनर्जी को हम देखते हैं बेटा, तो पता चलता है कि यूनिट्स की जो एनर्जी है वो सापेक्ष ऊर्जा है, रिलेटिव एनर्जी है ना। यूनिट्स में जहां ऊर्जा का घटना बढ़ना लगा रहता है, तो जहां भी ऊर्जा का घटना बढ़ना लगा रहता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एनर्जी, जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे आप ग्राउंड में देखो, बाहर तो बाहर धूप है, तो वहाँ हाई टेम्परेचर है, कमरे के अंदर बैठे हैं वहाँ शेडो है, छाया है, पंखा भी चल रहा है, वहाँ टेम्परेचर डाउन है। जो हीट है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कहीं ज्यादा हीट है, कहीं कम हीट है, कहीं टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कहीं टेम्परेचर घटा हुआ है, उसको हम समझ सकते हैं। तो उनके बीच में एक डिफरेंस दिखाई पड़ता है। ये जो डिफरेंस है यही सापेक्ष ऊर्जा है। तो जितनी भी यूनिट्स हैं, है ना, उनमें हमें सापेक्ष ऊर्जा देखने को मिलती है। कहने का अर्थ है कि ऊर्जा का जो घटना बढ़ना है वो यूनिट्स में देखने को मिलता है। ऐसे सेल्फ को देखते हैं, कॉन्शियस को देखते हैं, तो कॉन्शियस यूनिट में भी हमें जो है ऊर्जा घटना बढ़ना देखने को मिलता है। जैसे कभी कभी हम बड़े गुस्से में होते हैं, एंगर की अवस्था में होते हैं, विरोध के भाव से भरे रहते हैं, तो उस समय हमारा सेल्फ जो है वो बड़ा आवेशित होता है। या हम एक्साइटमेंट की अवस्था में होते हैं, तो एक्साइटमेंट इंडिकेट करता है कि ऊर्जा बढ़ी हुई है। और कभी कभी हम इतने डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, अवसाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वहां इंडिकेट करता है कि ऊर्जा घटी हुई है। तो आवेशित होना मतलब बढ़ी हुई ऊर्जा, और अवसाद की स्थिति माना घटी हुई ऊर्जा। ये जस्ट एक समझने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल की फॉर्म में है। और कॉन्शियस यूनिट्स में भी हम एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन के जो रूप हैं इसको समझ सकते हैं। तो पता चलता है कि वहां भी ऊर्जा का घटना बढ़ना, एनर्जी का घटना बढ़ना चलता रहता है। तो यूनिट्स कैसी भी हो, चाहे वो मेटेरियल हो चाहे वो कॉन्शियस यूनिट हो, वहां ऊर्जा का घटना बढ़ना चलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा स्पेस। स्पेस इज एनर्जी इन इक्विलिब्रियम, अर्थात साम्य ऊर्जा है। साम्य ऊर्जा का मतलब है जहां ना कुछ घटे ना कुछ बढ़े। लेकिन ये जो ऊर्जा शब्द हमने यूज किया है साम्य ऊर्जा, ये मेटेरियल ऑर्डर वाली जो हमने ऊर्जा शब्द यूज किया था वो वाला ऊर्जा शब्द नहीं है। ये स्पेस के लिए जो हमने ऊर्जा शब्द यूज किया है वो उस अवस्था को इंडिकेट करता है कि जब जहां ना कुछ घटे ना कुछ बढ़े, जहां घटना बढ़ना है ही नहीं, जहां एक समान अवस्था जो है। तो स्पेस क्या है? एक समान अवस्था है। उस एक समान अवस्था के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है कांस्टेंट एनर्जी या इक्विलिब्रियम एनर्जी। इसलिए यहां एनर्जी शब्द से आप भ्रमित मत होना,
ये एनर्जी यूनिट्स वाली एनर्जी नहीं है स्पेस में, क्योंकि स्पेस तो यूनिट है ही नहीं, इसलिए यूनिट वाली एनर्जी यहाँ होगी भी नहीं। तो स्पेस तो उस एक शांत अवस्था को इंडिकेट करता है ना, जहां ना कुछ घटता ना कुछ बढ़ता, जो एक समान एक अवस्था में बना रहता है। उस यूनिफॉर्म कंडीशन को जो है या जो स्थिति है उसको क्या कहा गया है, या उस अवस्था को स्पेस कहा गया है। तो साम्य ऊर्जा का अर्थ ये है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। ईच यूनिट रिकॉग्नाइजेज एंड फुलफिल्स इट्स रिलेशन विद अदर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ इकाइयां जो है एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचान रही हैं और फुलफिल कर रही है ना। जैसे मैंने बताया था कि जो जड़ इकाइयां हैं उनका अपना एक कंपोजिशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक उनका कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसी के आधार पर जो इकाइयां हैं, जड़ इकाइयां, वो दूसरी जड़ इकाइयों के साथ अपने संबंध को पहचानती है, पूरा करती हैं। तो यही क्या है, पहचानना और निर्वाह करना है। तो इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रही हैं और पूरा कर रही हैं। ये गुण किसका है, ये इकाइयों का गुण है। ठीक है, अब देखते हैं स्पेस को। स्पेस क्या है, स्पेस ऑल रिफ्लेक्टिंग है। यूनिट्स में जो भी कुछ हो रहा है, यूनिट्स में घटना हो रहा है, बढ़ना हो रहा है ना, कंपोजिशन हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है, स्पेस उसको रिफ्लेक्ट करता है। स्पेस क्या करता है बेटा, उसको रिफ्लेक्ट करता है, एक्सप्रेस करता है। बात समझ रहे हैं? मतलब स्पेस जो है दो यूनिट्स के बीच बाधक नहीं है ना। जैसे मान लिया यूनिट्स को आपस में पहचान निर्वाह करना है, तो उनके पहचानना निर्वाह करने में स्पेस बाधा नहीं बनेगा। तो मान लिया यूनिट्स के अंदर कंपोजिशन या डीकंपोजिशन होना है, तो स्पेस उसमें बाधा नहीं बनेगा, है ना। स्पेस के माध्यम से, व्यापक के माध्यम से इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यूनिट्स का कुछ भी पोर्शन, कुछ भी पार्ट स्पेस में समाता नहीं है, छिपता नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है, घटना बढ़ना, कंपोजिशन डीकंपोजिशन, एक्सप्लोजन, विस्फोट, जो भी कुछ यूनिट्स में हो रहा है, स्पेस उसको एज इट इज रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी को बोला कि स्पेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड स्पेस इज ट्रांसपेरेंट। तो यूनिट्स का कुछ भी भाग स्पेस में समाता नहीं। स्पेस के माध्यम से, व्यापक के माध्यम से ही इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्पेस कभी भी दो यूनिट्स के बीच बाधक नहीं है, इसलिए कहा कि स्पेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। आगे से बताया है कि यूनिट्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, अर्थात नियंत्रित है ना। और स्पेस के लिए कहा गया है कि स्पेस में जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल, नियंत्रण उपलब्ध है। अब इस बात को समझते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि यूनिट्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब क्या है? तो हम कहना चाह रहे हैं कि ईच यूनिट इज इन ए डेफिनिट ऑर्डर, या कह सकते हैं कि ईच यूनिट इज इन हार्मनी, या ईच यूनिट हैज डेफिनिट कंडक्ट एंड देयरफॉर इट कैन बी अंडरस्टूड। अब इसको डीपली हम समझते हैं, एटोमाइज्ड वे में इसको हम समझते हैं। जैसे कहा कि एवरी यूनिट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, हर इकाई अपने आप में व्यवस्था है। एक उसका डेफिनिट कंडक्ट है, एक उसका डेफिनिट ऑर्डर है, जिसको समझा जा सकता। तो हर इकाई अपने आप में एक व्यवस्था है, हर इकाई अपने आप में एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका डेफिनिट कंडक्ट है। और ऐसे ही जो इकाइयां हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचानती हैं और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन अर्थात व्यवस्था का निर्माण करती हैं। ये बातें बताई गई हैं। जैसे अगर हम एटम को देखें तो एटम अपने आप में व्यवस्था है, एटम अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। एटम जो है अगर ध्यान से समझें तो एटम अपने आप में सबसे छोटी, परमाणु जो है सबसे छोटी व्यवस्थित इकाई है। तो एटम अपने आप में एक व्यवस्था है, एक डेफिनेट ऑर्डर है, उसका एक कंडक्ट है जिसको हम समझ सकते हैं। ये बात समझ। ऐसी कोशिका को देखते हैं, सेल्स जो है, तो सेल अपने आप में एक व्यवस्था है, ठीक है। और एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ संबंध को पहचानती है, पूरा करती है और बड़ी यूनिट का निर्माण करती है। तो सेल से बड़ा क्या हो गया? टिश्यू। तो टिश्यू क्या हो गया? बड़ी यूनिट। ऐसे ही टिश्यू क्या है? अपने आप में व्यवस्था है। तो फिर टिश्यू आपस में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं, फुलफिल करते हैं और इस तरीके से ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन क्या है? ऑर्गन अपने आप में एक व्यवस्था है। फिर कई सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? एक बड़ी व्यवस्था बन गई। फिर ऐसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो आपस में मिलकर इस मानव शरीर या जो जानवर का शरीर है उसका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हर इकाई अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और ऐसे ही जो इकाइयां हैं वो एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचानती हैं, पूरा करती हैं और बड़ी व्यवस्था के बनने में
सहयोग करती हैं। इसलिए कहा है कि यूनिट्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। भाई जैसे हम एक माँ के गर्भ में बच्चे को देखते हैं, तो अब बच्चे के शरीर में देखो बेटा ऑर्गन्स बन रहे हैं, लीवर बन रहा है, किडनी बन रही है, ब्लड वेसल्स बन रही हैं, ब्लड बन रहा है, बोन्स बन रही हैं, दांत बन रहे हैं, आंख बन रही हैं। ये ऑर्गन्स कैसे बने बताओ? क्या ये ऑर्गन्स हमने बच्चे की बॉडी में लगाए बाहर से लाके, या खुद से बन रहे हैं? बताओ भाई। अगर माँ को ध्यान से देखें तो माँ क्या खा रही है? माँ तो केवल बॉडी को नर्चर करने के लिए जो खाद्य पदार्थ है ना, जो न्यूट्रिशियस फूड है, उसी का तो सेवन कर रही है ताकि उसका शरीर स्वस्थ बना रहे। अभी जो ऑर्गन्स बन रहे हैं ये तो स्वतः बन रहे हैं, खुद से बन रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी को कहा कि जो इकाइयां हैं वो अपने आप में क्या है? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बाहर से प्रोवाइड नहीं कर रहे, इस व्यवस्था को कोई भी बाहर से प्रोवाइड नहीं कर रहा। और देखो बॉडी पार्ट्स को ध्यान से समझो, तो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में एक तालमेल है, एक कोऑर्डिनेशन है ना, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है बॉडी पार्ट्स के बीच में। कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? तो उसी के आधार पर ऑल द बॉडी पार्ट्स आर फंक्शनिंग टुगेदर। कर रहे नहीं कर रहे हैं? अब अगर हम सेल्फ के स्तर पर देखें तो सेल्फ के स्तर पर अभी तो हम जो है सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं है, बट बीइंग इन स्पेस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल टू सेल्फ। हम अभी सेल्फ के स्तर पर सेल्फ ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है? सेल्फ का कंडक्ट डेफिनेट क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे में जो भाव हैं, है ना, हमारी जो समझ है वो कोएग्जिस्टेंस के आधार पर नहीं है। वो एग्जिस्टेंस में जो हार्मनी का प्रोविजन है उसके आधार पर नहीं है। अगर सह अस्तित्व के अनुभव के आधार पर, है ना, या राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, या राइट फीलिंग एंड राइट थॉट के आधार पर हमारा कंडक्ट नहीं है तो वो सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ, अगर हम इस एग्जिस्टेंस की रियलिटी को समझ लें, जिन 4 लेवल पर हमारा जीना हो रहा है, उन 4 लेवल पर जो व्यवस्था बनी हुई है, जो हार्मनी का प्रोविजन है, उसकी समझ मानव को हो जाए और फिर उस समझ के आधार पर ही मानव के भाव और विचार भी चलें, तब जो मानव का कंडक्ट है दैट कैन बी डेफिनेट। प्रपोजल की फॉर्म में ऐसा बताया गया है। तो इसलिए जो कहा गया है कि बीइंग इन स्पेस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल टू सेल्फ। तो कुल मिला के इतनी बात कही कि ऑल द यूनिट्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, नो वन इज ऑर्गेनाइजिंग देम फ्रॉम आउटसाइड। कोई बाहर से उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा। नो वन इज सप्लाइंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल टू यूनिट्स बीइंग इन स्पेस। स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। स्पेस जो है उसके नीचे हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल। तो स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में यूनिट्स को ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, इसलिए वहां स्पेस में बात कही गई है। Therefore, for space we can say that self-organization is available for the units to be self-organized. आप देखो अगर स्पेस ना हो तो क्या यूनिट्स सेल्फ ऑर्गेनाइज हो पाएंगी? आप देखो, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं, चीजें कंपोज होती हैं, है ना, तो कंपोजिशन होती है, चीज का साइज बढ़ता है। साइज कहाँ बढ़ रहा है? स्पेस है तभी तो बढ़ रहा है। मेरी बात समझ? स्पेस ही ना हो तो क्या बढ़ेगा बताओ? तो अगर स्पेस ना हो तो यूनिट्स एक दूसरे के साथ संबंध को कैसे पहचानेंगी, कैसे निर्वाह करेंगी, कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कैसे यूनिट जुड़ेंगी? भाई जैसे कोशिका है, एक कोशिका दूसरी कोशिका वो जुड़ती है आपस में, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर शरीर बनता है, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। अगर स्पेस ही ना हो तो कहाँ बढ़ेगा शरीर हमारा? नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो इकाइयां अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं और खुद से एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान कर निर्वाह कर रही हैं और बड़ी यूनिट का निर्माण कर रही हैं, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रही हैं, वो स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में रहते हुए कर पा रही हैं। तो इसलिए स्पेस के लिए कहा गया है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल फॉर द यूनिट्स टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। तो ये यूनिट्स और स्पेस का डिफरेंस मैंने आपको आज समझाया, है ना, एक एक पॉइंट डिस्कस किया। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।